नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। करनाल में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह कहा कि मैं नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार एनडीए के संसदीय दल का नेता चुने जाने पर बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश नई ऊंचाइयों को छुएगा। प्रधानमंत्री मोदी का एक विजन है जिससे पूरे देश को फायदा होगा। सुनिए। देश के यशस्वी नेता, दुनिया के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार एनडीए का प्रधानमंत्री पद का संसदीय दल के नेता के रूप में चुना गया है। ये देश के लिए भी परम सौभाग्य की बात है। देश के 140 करोड़ लोगों के लिए भी परम सौभाग्य की बात है कि उनके नेतृत्व में देश और गति से विकास की ऊंचाइयों को छुएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को संसदीय दल का एनडीए का नेता चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हम देते हैं। उनके नेतृत्व में जिस गति से देश बढ़ा है, उनके नेतृत्व में जिस गति से गरीब की चिंता हुई है, उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से महिलाओं को सशक्त किया गया है, अब और गति से वो योजनाओं का लाभ उनके ही नेतृत्व के अंदर पहुंचेगा। मुझे बहुत आज इस बात की पूरे देश में खुशी है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार, और ये देश के अंदर पहली बार हुआ है कि लगातार कंटिन्यूटी में तीसरी बार अगर कोई प्रधानमंत्री पद के ऊपर आसीन हुआ है तो वो नरेंद्र मोदी है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, जिसने ईमानदारी से देश को पिछले 10 वर्षों में आगे बढ़ाया है और जो उनका एक विजन है, जो उनकी सोच है, गरीब को कैसे सशक्त किया जाए, देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, दुनिया में भारत का सम्मान कैसे बढ़ाया जाए, देश की समस्याओं का समाधान करते हुए कैसे विकास की गति को तेज किया जाए, ये नरेंद्र मोदी जी के पास ही विजन है, सोच है और उस सोच का पूरे देश को लाभ मिलेगा। लखनऊ में लोग आज मैं यहाँ पर एक ऐसी योजना जो गरीब की मजबूती के लिए लगातार हमारी ये डबल इंजन की सरकार गरीबों को सशक्त और मजबूत करने के लिए उन तक लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। आज हैप्पी योजना, हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना, इसका लाभ हरियाणा के 1 लाख से कम जिनकी आय है ऐसे परिवारों को वो मिलेगा और लगभग 23 लाख परिवार ऐसे हैं हरियाणा प्रदेश में जिनको इस योजना का लाभ मिलेगा। 84 लाख लोगों तक ये योजना का लाभ पहुंचेगा और वो 1 साल के अंदर 1000 किलोमीटर यात्रा फ्री में कर सकेंगे। ये योजना का लाभ ये हमारी सरकार ने गरीबों तक देने का काम किया है। तो वहीं गरीब कल्याण और अंत्योदय की सोच के साथ आगे बढ़ रही प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस सोच को आगे बढ़ाते हुए आज हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के अंतर्गत हैप्पी कार्ड वितरण समारोह यमुनानगर के बस स्टैंड पर किया गया। आपको बता दें कि हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस योजना के तहत लाभार्थियों को हरियाणा रोडवेज की तरफ से बनाए गए हैप्पी कार्ड वितरित किए गए। साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस समारोह से जुड़े। देखिए, इसकी जो उद्घाटन था वो तो पहले ही हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया था, लेकिन क्योंकि अभी तक कार्ड का वितरण नहीं हुआ था, लेकिन उसकी योजना की घोषणा उन्होंने उस टाइम कर दी थी। तो अब 2500 के करीब कार्ड अभी तक हमारे यहाँ जो हमारा यमुनानगर का जिला यमुनानगर में है, तो उसमें हमारे यहाँ से 2500 कार्ड बन के और उसका आज वितरण है और ये कार्ड लगातार बढ़ते रहेंगे।
तो जिन लोगों की आमदन 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे लोगों को 1 साल में 1000 किलोमीटर फ्री यात्रा कर सकते। और मैं समझता हूँ इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। कई बार हमारे बुजुर्ग हैं, वो किसी धार्मिक स्थान में जाना चाहते हैं, इस प्रकार की अगर सुविधा मिलेगी तो काफी लाभ उनको होगा। और वो कम उम्र के लोग भी हैं, जवान लोग भी हैं, आपको भी कई बार शहर के आसपास है, उनका रोज आना जाना है और यहाँ फैक्ट्री में कहीं काम करते हैं तो रोज आते हैं जाते हैं, तो मैं समझता हूँ उनको भी काफी लाभ इसका रहेगा। 1000 किलोमीटर काफी है तो काफी उनको लाभ मिलेगा। तो जो एक अंत्योदय की सोच है सरकार की, और जिसके ऊपर सरकार पहले से ही काम कर रही है कि भाई गरीबी को अपने समाप्त करना, तो 7 लाख परिवार ऐसे हैं हरियाणा में जिनकी आमदन 1 लाख से भी कम है। तो ऐसे परिवारों के लिए सरकार की प्राथमिकता है कि इन लोगों को एक सपोर्ट देके, थोड़ी सी सपोर्ट देके ये गरीबी से बाहर निकलना चाहिए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर गुरुग्राम से है, जहां बाइकर्स गैंग का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि साइबर सिटी के पास वाले इलाके सेक्टर 10 पर बाइक सवार कुछ युवकों ने अपने भाई का इंतजार कर रहे एक युवक पर लोहे की रॉड और हाकी और डंडों से जोरदार हमला कर दिया। आपको बता दें कि बाइकर्स गैंग के सदस्य युवक को तब तक पीटते रहे जब तक कि वो अचेत होकर गिर नहीं गया, बेहोश नहीं हो गया, घायल नहीं हो गया। युवक को अचेत अवस्था में छोड़कर बाइकर्स वहां से फरार हो गए। इस दौरान सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को गुरुग्राम के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, साथ ही मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। इसमें सेक्टर 9 के एक निवासी के द्वारा गुड़गांव पुलिस को एक शिकायत दी गई थी कि दिनांक 3 जून 2024 को उसके तथा उसके भाई के साथ कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की गई है, जिस पर गुड़गांव पुलिस के द्वारा संबंधित जानलेवा हमले की धाराओं में अभियोग अंकित करके इन्वेस्टिगेशन की गई। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान अभी तक 2 नाबालिग आरोपियों के सहित कुल मिलाकर के 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जो नाबालिग आरोपी हैं उनको आज जेजे बोर्ड के सम्मुख पेश किया जाएगा और जो बालिग जो आरोपी हैं उनको आज इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके फर्दर इन्वेस्टिगेशन अमल में लाई जाएगी। तो बाइकर्स गैंग का लगातार आतंक बढ़ता जा रहा है। ये लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह बाइकर्स गैंग ने एक युवक पर लाठी डंडों से, हॉकी स्टिक से उस पर वार किया और तब तक वार किया जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गया, गश्त खाकर गिर नहीं गया। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक महिला सुरक्षाकर्मी से और हिमाचल प्रदेश से नवनियुक्त सांसद कंगना रनौत को थप्पड़ मारने के मामले में यह कहा कि यह तरीका ठीक नहीं, यह कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। साथ ही अनिल विज ने राहुल गांधी के 4 जून को शेयर बाजार में बड़े घोटाले को लेकर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बताएं कि किस तरह का घोटाला है। शेयर मार्केट है और अप डाउन होती रहती है। अयोध्या में भाजपा के उम्मीदवार हारने पर भी अनिल विज ने जवाब देते हुए कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हो सकता है वहां पर नास्तिक रहते हों। किस बात का घोटाला है? राहुल गांधी जी ये भी स्पष्ट करें कि किस बात का घोटाला है, क्या किसी को लाभ पहुंचाया गया है, क्या नुकसान हुआ है। और शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट तो अपने हिसाब से चलती है, दुनिया कहती रहती है ये कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, उससे क्या फर्क है। देखिए अब ये तो आंकलन है और जो भी चुनाव लड़ता है उसके अपने आंकलन होते हैं। इसमें सभी अपने अपने दावे करते हैं, हम भी अपने दावे करते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने हाल ही में प्रदेश में फॉरेंसिक साइंस लैब एफएसएल में लंबित मामलों के त्वरित निपटान और कार्यप्रणाली सुधार के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की और इस बैठक में एफएसएल की वर्तमान कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, यानी वर्तमान समय में जो काम किया जा रहा था उसको और अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्षमता निर्माण और अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता पर जोर दिया।
आपको बता दें कि पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा एफएसएल के उप निदेशकों ने भाग लिया। डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने एफएसएल में आने वाले नमूनों की त्वरित जांच के लिए आधुनिक उपकरणों और अतिरिक्त मैन पावर की आवश्यकता पर जोर दिया, बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को औद्योगिक अभियांत्रिकी के सिद्धांतों के अनुसार कार्यप्रणाली का अध्ययन कर सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए। यानी उस पर बाकायदा पहले अध्ययन किया जाए और इसके बाद सुधार करके कोई कदम उठाया जाए, इसका भी निर्देश दिया गया। बताया गया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 53 वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक और वैज्ञानिक सहायक की भर्ती प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। यमुनानगर प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन ने आज डीसी ऑफिस में जमकर हंगामा किया। इसमें संपत्ति की टुकड़ा रजिस्ट्रेशन ना होने की समस्या पर जिला उपायुक्त से मुलाकात की गई। डीसी ऑफिस में प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के सभी प्रमुख सदस्य और शहर के कई प्रभावित लोग मीटिंग में उपस्थित रहे। आपको बता दें कि प्रार्थीगण अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी, रहन सहन और बीमारी के इलाज के लिए बेचने के लिए मजबूर है, लेकिन नगर निगम की आईडी में पूरी संपत्ति एक ही मालिकाना के नाम पर दर्ज है, जिसके चलते उन्हें अपनी संपत्ति का हिस्सा बेचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि इस मुद्दे को जल्द ही हल करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, जिसमें प्रार्थीगण अपनी संपत्ति का टुकड़ा बिना किसी कठिनाई के जिसे चाहें उसे बेच सके। पार्ट आईडी बनाने के लिए बोलते हैं कि सब आईडी बनवाओ, और कॉलोनी का कोड आता है अनऑथराइज्ड में। अनऑथराइज्ड में सब आईडी जाती है अनप्रूव्ड में। अनप्रूव्ड में जाएगी तो उसकी रजिस्ट्री नहीं करते हैं। अब किसी ने 200 गज का प्लॉट है, उसने उसमें से 100 गज का प्लॉट बेचना है, अपनी जरूरत के लिए बेचना है, वो अनप्रूव्ड में चला जाता है, उसकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही। अब 25 दिन से इन्होंने रजिस्ट्री बंद की है, जिसके स्टाम्प निकले हुए हैं। अब ये कह रहे हैं कि कलेक्टर रेट बढ़ने वाले हैं, तो कलेक्टर रेट बढ़ जाएंगे तो वो स्टाम्प ड्यूटी उसमें बी बुक कटवाएंगे, तो वो कहते हैं कि प्रॉपर्टी डीलर की जिम्मेवारी है। हम तो रजिस्ट्री कराने को तैयार थे, तो हम अपनी जेब से तो देने की जरूरत है जी। ये प्रॉब्लम मेन आ रही है। अब ये कह रहे हैं कलेक्टर रेट और बढ़ा रहे हैं, पहले ही नहीं रजिस्ट्री हो पा रही और कलेक्टर रेट और बढ़ाने के लिए। पब्लिक बहुत परेशान है जिस सरकार से। इस सरकार का 10 तो नाड़ में काट दिया लोगों ने, आधे इलेक्शन में काट देंगे। ठीक है ना जी। इन्हें जो प्रॉपर्टी आईडी को प्रोपगंडा कर रखा जी, वो एक बात बताओ जी, प्रॉपर्टी आईडी पहले बनाई दी, वो बनी हुई थी, उसके बाद फिर बनाई दी अंग्रेजों वाली, उसके बाद फिर ये जो पार्ट बना रखे पार्ट नौ। मान लो मेरा 500 गज का प्लॉट है, मैंने गुड़िया की शादी करनी, मैंने उसको 100 गज बेचना, कैसे बेच दे? ये चोरों की सरकार बेचने नहीं देती जी कुछ। बताओ, आइडिया पैसे ले लेकर अप्रूव कर रहे जी, सीधी बात जी। दांधलीबाजी कमेटी में जितनी मर्जी पैसे लेकर चलो, सारे काम मेरे जी। परेशान है जी पब्लिक, घर के परेशान, पब्लिक परेशान, सारी दुनिया परेशान इस सरकार से। ये दिक्कत है रही। अगर किसी को ब्याह शादी करनी हो, कोई अपने 1-2 कनाल बेच कर जमीन अपनी ब्याह शादी कर लेता, कोई अपने बच्चों को पढ़ा लेता, कुछ कर लेता। अब किसी को 1 कनाल की रजिस्ट्री करानी पड़ गई, पहले आईडी अप्रूव कराओ, वहां से वहां चक्कर काटो, 1 महीना 2 महीना होने की नहीं। पहली बात तो यह है, आज ग्राउंड फ्लोर पे ये सरकार ग्राउंड फ्लोर, यहाँ देखो ना नीचे क्या हो रहा, कितनी पब्लिक परेशान हो रही, कितने दुनिया काफी परेशान हुए फिर लोग। ना किसी की रजिस्ट्री रही, ना कोई प्लाट बेच सकता, ना लेना देना, तो बहुत कुछ। ये जो प्रॉपर्टी है कहीं के लिए हो भाई, अपना कोई आदमी काम कर ले, कोई बेच का, कोई कुछ रोजगार कर ले कोई, तो अब बेच ही नहीं सकते हम। क्या करेंगे हम? परेशान क्यों है? अभी सरकार को ठोकर लगी, कितनी बड़ी ठोकर लगी सरकार को, ऐसी तो लगी है। तो वहीं अंबाला के गांव औजला के पास टांगरी नदी में अवैध खनन का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि खनन माफिया बिना परमिशन के नदी के बीचों बीच खेतों से 8 से 10 फीट गहरी मिट्टी निकालकर खनन विभाग को चूना लगा रहे हैं। साथ ही मीडिया का कैमरा देखने के बाद मौके पर खुदाई कर रही मशीनों और डंपर के चालक मशीन सहित वहां से मौके से फरार हो गए। हालांकि विभाग ने किसानों की शिकायत पर छापेमारी कर मशीन को कब्जे में लेकर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, मगर माफिया मौका मिलते ही फिर से खनन करना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते किसानों को अपनी भूमि का कटाव होने की चिंता सता रही है। वहीं अधिकारियों का यह कहना है कि किसी को भी अवैध खनन नहीं करने दिया जाएगा।
ये जो अवैध खनन आप देख रहे हैं, ये जो सरकारी परमिशन होती है वो 3 फुट की होती है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि 8 फुट से भी ज्यादा गहरे खड्डे एक खनन माफिया ने कर दिए हैं। मेरा सवाल सरकार से, प्रशासन से ये है कि ये किसकी परमिशन से ये खनन माफिया जो है पनप रहा है? 8 फुट गहरे खड्डे किसकी इजाजत से यहाँ किए गए हैं? क्या मुझे ये प्रशासन बताएगा कि जो इस गहरे खड्डे के पीछे की जमीन जो है, जब नदी में जब पानी आएगा, मानसून आने वाला है, मानसून सर पे है, तो मानसून के दौरान इस खड्डे को तो नदी भर देगी, लेकिन जो पीछे की भूमि है उसका भूमि का कटाव निश्चित है, और उस कटाव की जिम्मेवारी कौन लेगा? क्योंकि हमारे यहाँ 2 ही फसलें मुख्य तौर पे होती हैं, धान और गेहूं। अब धान का सीजन। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि अंबाला में यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन कर नालों की सफाई पर नगर निगम और सरकार को घेरने का काम किया। साथ ही नारियल फोड़ खुद को नालों की सफाई की। इस दौरान कांग्रेस नेता हिम्मत सिंह और आम लोग भी इसमें शामिल रहे, जिन्होंने टेंडर होने के बावजूद सफाई न होने पर भी सवाल उठाए और यह कहा कि इस लापरवाही के कारण अंबाला को पिछले साल बाढ़ झेलनी पड़ी थी। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां वैशाली एडीसी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर एडीसी ने तैयारियों की बैठक ली और तैयारियों को लेकर 11 कमेटियों का गठन भी किया। आपको बता दें कि ब्रह्म सरोवर के पुरुषोत्तमपुरा बाग में 21 जून को जिला स्तरीय कार्यक्रम होगा और जिले के सभी ब्लॉकों में योग दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के सफलतापूर्वक आयोजन को लेकर 13, 14 और 15 जून को द्रोणाचार्य स्टेडियम में रिहर्सल भी होगा, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना में हैप्पी कार्ड स्कीम के तहत गरीब और वंचित वर्ग के लोगों को सस्ते दरों पर सार्वजनिक परिवहन की सुविधा प्रदान की जा रही है। आपको यह बता दें कि इस योजना के तहत 1 लाख से कम इनकम वाले परिवार को 1000 किलोमीटर तक हरियाणा रोडवेज की बसों में किराया फ्री होगा। हरियाणा राज्य परिवहन मंत्री असीम गोयल ने ज्यादा जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जहां पर लोगों को 1000 किलोमीटर तक हरियाणा रोडवेज बसों में फ्री में कहीं भी आने जाने की सुविधा दी जा रही है। साथ ही हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना में हरियाणा के 84 लाख लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आपको बता दें कि आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस योजना का शुभारंभ करनाल से उन्होंने किया। तो वहीं हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री निर्मल सिंह ने आज अंबाला शहर में नवनिर्वाचित सांसद वरुण मुलाना की जीत के बाद कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। सबके साथ चुनावी माहौल को साझा करते हुए निर्मल सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं की पीठ भी थपथपाई और अपने कार्यकर्ताओं को योद्धा की संज्ञा भी दी गई। साथ ही सभी का मुंह मीठा कराते हुए उन्होंने कहा कि आज मुझे अपने सभी कार्यकर्ताओं पर गर्व है कि उन्होंने 48 डिग्री टेम्परेचर धूप में भी परवाह न करते हुए दिन रात चुनाव में काम किया। निर्मल सिंह ने आगे कहा कि जब भी उनको जरूरत पड़ी उनका एक एक योद्धा तुरंत घर से निकलकर मैदान में डट गया और हर मोर्चा पर फतेह करने के लिए सामने आ गया। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा की भाजपा सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। प्रदेश में अल्पमत की सरकार की नैतिकता के आधार पर स्वयं मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 10 सालों में महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए बहुत काम किया है और आगे भी इसी गति से काम करते रहेंगे। देखिए, सरकार तो एनडीए की बन रही है, उसमें तो कोई समस्या नहीं है और मोदी जी ने जो काम किए हैं पिछले 10 वर्षों में गरीब के हित में काम किया है, महिलाओं के हित में काम किया है और किसान के हित में काम किया है, युवा के हित में काम किया और गति से काम किया। ये देखिए, कांग्रेस का जो साम्राज्य कितना खड़ा हुआ है इंडी गठबंधन का, झूठ के ऊपर खड़ा हुआ है। उन्होंने जिस प्रकार से झूठ बोल करके लोगों के भ्रम की स्थिति पैदा की है, भाग्यपूर्ण है और आने वाले
तो वहीं हरियाणा में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांढा ने कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुशील गुप्ता की हार को लेकर कांग्रेसियों पर गंभीर आरोप लगाए। आपको बता दें कि अनुराग ढांढा ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला और अशोक अरोड़ा के इलाके से पार्टी की हार पर भीतरघात का शक जताया। साथ ही कुरुक्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नवीन जिंदल ने महज 29,000 वोटों के अंतर से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुशील गुप्ता को मात दे दी। तो 2 दिन पहले एक ऑटो चालक का बीच सड़क पर कुछ लोगों की ओर से कत्ल कर दिया गया था, जो कि ऑटो में सवारियां बिछाने को लेकर मामूली लड़ाई झगड़े के बाद यह पूरा कांड हुआ था। आपको बता दें कि तकरार इतनी बड़ी थी कि कुछ लोगों ने तेज हथियारों के साथ सन्नी नाम के ऑटो ड्राइवर का कत्ल कर दिया था। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके चलते पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अंदर गुत्थी को सुलझा दिया और 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। साइबर सिटी गुरुग्राम में आए दिन बिल्डरों की मनमानी सामने आती रहती है। एक बार फिर बिल्डर की मनमानी से परेशान होकर सोसाइटी वासियों ने बिल्डर के कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। बता दें कि यह प्रदर्शन गुरुग्राम के सेक्टर 32 स्थित बिल्डर कार्यालय पर यह किया गया। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक इस सोसाइटी में रहते हुए उन्हें 10 से 15 साल हो चुके हैं, लेकिन तब से लेकर आज तक बिल्डर उन्हें मूलभूत सुविधाएं ही मुहैया नहीं करवा पाया। ऐसे में उन्हें बिल्डर के खिलाफ सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो वहीं गुरुग्राम के बामडौली रोड पर एक कंपनी के गार्ड को बंधक बनाकर आधा दर्जन बदमाशों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि बदमाश कंपनी के स्टोर रूम से लाखों रुपए का लोहे का सामान गाड़ी में भरकर वहां से फरार हो गए। पुलिस ने ठेकेदार की शिकायत पर जांच करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो वहीं हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से संगत का विश्वास अब खत्म हो चुका है। हरियाणा सरकार जल्द से जल्द HSGPC के चुनाव कराए, अन्यथा संगत खुद अपने हाथ में गुरु घरों की सेवा संभाल लेगा। मौजूदा कमेटी सिख संगत को गुमराह किया जा रहा है। यह बात HSGPC के सदस्य दीदार सिंह नलवी ने कंबोज धर्मशाला में पत्रकार वार्ता में यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा। आपको बता दें कि नलवी ने कमेटी के कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए यह कहा कि यह कमेटी गुरुघर के गुल्लक का दुरुपयोग कर रही है, जबकि यह सब रकम गुरुघरों, स्कूल और अस्पतालों के निर्माण पर खर्च होना चाहिए। कुछ एक समाज संस्था दी मीटिंग उन्होंने व्यक्तियों की जिहड़े कि आगामी हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की चोण वास्ते। तो हरियाणा पंजाब में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।